नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि सन की बेटे ने की मां बाप की हत्या। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से हड़कंप है। सन की बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी है और पारू थाना क्षेत्र के खुटाही गांव की ये घटना बताई जा रही है। घरेलू विवाद में बेटे ने मां बाप की जान ले ली है। आपको बताते चले कि आरोपी बेटे को लोगों ने घर में बंद कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं। आरोपी की बहन ने घर में से भाग लोगों को जानकारी दी और भाई को मां बाप की हत्या करते हुए आंखों से देखा उसकी बहन ने। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रियांक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या कुछ मामले पर जानकारी है? इस मामले आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल आरोपी घरेलू विवाद में उसने अपने माता पिता की धारदार हथियार से गला काटकर उसने हत्या कर दी है और इसकी प्रत्यक्षदर्शी उसकी बहन रही है और जिसने इस घटना की जानकारी तमाम जो स्थानीय लोग थे, पड़ोसी थे, उनको उन्होंने दी है। जिसके बाद लोग वहां पे पहुंचे और आरोपी को पकड़ के बंद कर दिया है। ये मामला जो है वह पारू थाना क्षेत्र के खुटाही गांव की है, जफरपुर खुटाही, तो वहां की यह मामला है। और एक घरेलू विवाद में ही एक बेटे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यह बड़ी खबर जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। घरेलू विवाद में बेटे ने मां बाप की जान ले ली है। चलिए बढ़ते अगली खबर से और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां हरबासा गांव में बीती रात अचानक आग लग गई, जिससे कई घर जलकर राख हो गए। तो ये बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां बीती रात हरबासा गांव में अचानक आग लग गई और इस आग में कई घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काफी मशक्कत से काबू पाया। वहीं घटना की सूचना पर थावे प्रखंड के सीईओ और बीडीओ ने मामले की जांच की। फिलहाल आग किन वजहों से लगा है इसका पता नहीं चल पाया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां हरबासा गांव में ये भीषण आग लग गई, कई घर इसकी चपेट में आ गए और कई घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन आग किस वजहों से लगी, क्या कारण है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और अगली बड़ी खबर छपरा से, जहां भीषण हादसे में 3 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया, जबकि 5 महिलाएं इस पूरे मामले में जख्मी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मशरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा शिव मंदिर के पास अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को रौंद दिया और महिलाएं शादी समारोह से डोमकच कर रही थी। तो ये बड़ी खबर छपरा से, जहां सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। फिलहाल घायल महिलाओं को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं घटना के बाद शादी का माहौल जो है वो मातम में बदल गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बताइए तो कैसे बोला? रोनी है तो रोड के किनारे का करते रोनी हलो क्या होता नहीं होता ना, तो बियाह शादी के बात करो तो खाना खा के घर लखलो गाड़ी से रोनी है कि गहना वाना देखा नहीं है था खा के गाड़ी खुलवा देनी। ये बतियाते नहीं होता, कहीं ये गाड़ी आता बड़ी से भागल वो हमने के ऑटे हटे तब चली तो निकल के घर में से। और बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च 2022 तक जारी हो सकता है। वहीं 28 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल मोतिहारी के 25 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा की वजह से रिजल्ट में देरी हुई और बिहार बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी करने को लेकर पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुटा है। बताते चले आपको कि इस साल 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी।
इधर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करने के आरोपी जहानाबाद के कड़ौना ओपी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने ओपी प्रभारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया और साथ ही टाउन इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के बारे में शिकायत की थी कि एसोसिएशन की शिकायत थी कि NH 83 पर अवैध वसूली की जाती है, जिसके बाद जांच की गई और कार्रवाई की गई। पॉजिटिव में उन्होंने लिया हमारी कठिनाई को और लेके तुरंत डीएसपी साहब को उसकी जांच का जिम्मा सरकारा जिम्मा दिया। डीएसपी साहब जाकर दिखेंगे। मैं जब तक पहुंचता उससे पहले डीएसपी साहब पहुंच चुके थे और सारी बातों का तहकीकात करके उन्होंने रिपोर्ट दिया। मॉर्निंग में पता चला कि कोरोना के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। और इधर बेतिया में जेल जा रहे एक आरोपी की मौत हो गई। दरअसल जमीनी विवाद में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को लेकर जेल जा रही थी। तभी जेल के गेट के पास ही गिरफ्तार व्यक्ति सत्तार मियां की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और मृतक की पत्नी भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। पुलिस के अनुसार आरोपी की तबीयत पहले से ही खराब थी। कोर्ट से जेल ले जाने के दौरान वो बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसे GMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। जमीन के विवाद पट्टेदारी से विवाद था जी। पुलिस गिरफ्तार की जी। कैसे मौत हुई? पहले से बीमार था। अच्छा, पुलिस जेल लेके जा रही थी जी। तो कहाँ पे मौत हुई? मनोहरपुर जेल के। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के मल्ला टोली में एक व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया और आरोपी पति हत्या की वारदात के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में अक्सर आपसी विवाद होता रहता था। कल बात ज्यादा बिगड़ गई और राजेश सोनकर ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दंपति की एक 12 दिन की एक बेटी भी है। अभी भाभी कर नए आवाज़ दिया, एक बच्चा था वो रोने लगा है तो वो ताला तोड़ दिया। तोड़ के देखता है तो कपार फूटल, शुरू तो कपार ही फूटल गुहार हुआ। माला टोली में मालूम हुआ कि राजेश जो है सो कि अपनी पत्नी को मार दिया है। हम लोग अनुसंधान में पहुंचे तो प्रथम दृष्टया यही मालूम हुआ है कि राजेश सोनकर द्वारा अपनी पत्नी वंदना देवी को गोली मारकर हत्या करके गेट लगा करके फरार हो गया। और धनबाद के गौशाला बाजार में होली के एक दिन पहले 2 भाइयों को गोली मारी गई। घटना में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और गोलीकांड के आरोपी की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वो फरार चल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्क्सवादी युवा मोर्चा ने थाने का घेराव कर जमकर बवाल काटा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिंदरी SDPO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंदरी DSP आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। और प्रशासन द्वारा अभी तक जो मेन आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो उसमें हम लोग लिख के दिए थे, संदर्भ में आगे घेराव किए हैं और प्रशासन अभी आश्वासन दी है कि 2-3 दिन में मेन आरोपी है जो उसको अरेस्ट करेंगे। अगर 10 दिन का हम लोग समय दिए नहीं अरेस्ट करती है, इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होकर थाना घेरने का काम करेंगे। तारीख मांग उसमें जैसे कि आपको बता दें कि एक लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरे के लिए भी छापामारी चल रही है। हम लोग के द्वारा जो भी हमारा जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार। महिलाओं में खुद को फिट रखने का क्रेज बढ़ रहा है। मधुबनी की महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए जिम का प्रयोग कर रही हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। दैनिक कामकाज के बीच समय निकालकर महिलाएं जिम में पहुंचकर खुद को फिट रखने के लिए पसीना बहा रही हैं, जिम कर रही हैं। महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। जिम का क्रेज अभी हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है और युवाओं में तो इसका काफ़ी क्रेज रहा है। लेकिन मैं अभी आपको मधुबनी की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो मधुबनी जैसे छोटे शहर में भी
यहाँ जिम का काफ़ी क्रेज है और सबसे ख़ास ये है यहाँ कि जो महिलाएं हैं उनमें भी यहाँ जिम के प्रति काफ़ी दीवानगी दिख रही है। लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त जिस समय इन्हें समय मिल रहा है, लोग यहाँ जिम में आकर के काफ़ी पसीना बहा रही हैं। और अभी तक जैसे मेट्रो सिटी या किसी बड़े शहर में ही महिलाएं जिम में दिखती थीं, लेकिन मधुबनी जैसे जो छोटे शहरों में यहाँ के लिए ये खास मतलब हो सकता है। यहाँ जो अभी हाल के दिनों में जो अब ये धीरे धीरे जो यहाँ भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो जिम यहाँ मधुबनी में अब उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो यहाँ कैसे जिम में अभी एरोबिक्स के जरिए या फिर डंबल या जो वेट वगैरह भी यहाँ जो उठाती हैं और यहाँ अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ जो यहाँ कुछ जो महिलाएं हैं आइए जानते हैं। ये एक मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू भारती हुआ। खुशबू जी, जैसे अभी मधुबनी के लिए या जो मधुबनी जैसे जो छोटे शहर हैं यहाँ के लिए ये खास बात है कि महिलाएं यहाँ पर जिम में दिख रही हैं, क्या है मतलब? ये एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मेरा मायके पटना हुआ, तो मैं हमेशा सोचती थी पटना से मधुबनी बहुत टफ होगा मेरे लिए, लेकिन बिल्कुल थैंक्स टू नवनीत बहुत अच्छा जिम खोले, लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर हम लोग हाउस वाइफ के लिए, बच्चों को जल्दी से स्कूल भेजते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं और जिम पहुंचते हैं। मतलब घर का काम निपटाने के बाद दोपहर में आप लोग यहाँ जिम पहुँचते हैं? हाँ, परफेक्ट टाइम है। हाँ, जैसे पता चला है कि यहाँ सास और बहू एक साथ जिम में है। आपकी सास भी यहाँ नहीं ये क्या नाम आपका? शीला देवी। हाँ, तो ये जैसे सास बहू की जोड़ी एक साथ यहाँ जिम में है, तो ये क्या आप लोग यहाँ जिम में? है बहुत अच्छा फिटनेस के लिए, तो ये मधुबनी में जरूरी ही था। आपका क्या नाम है? रंजू कारक। हाँ, रंजू। तो आप भी यहाँ अपनी बहू के साथ आती हैं? नहीं बहुत मधुबनी में भी आज से लगभग 12-15 साल पहले से ही बहुत सारा जिम चल रहा है, लेकिन था क्या कि अगर कोई लेडीज़ जिम करना चाह रही है तो उसको इस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता था। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप मशीन लगा ले, अच्छे इक्विपमेंट लगा ले, तो वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रेनर कैसे है, क्योंकि सारा कुछ ट्रेनर पे ही डिपेंड होता है कि वो कितना अच्छा नॉलेज है। तो ये यहाँ जो मधुबनी में जो जिम है और जो सबसे जो खास तस्वीर है, यहाँ जिम में जो महिलाएं और जो लड़कियाँ, इनकी भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है। सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी जैसे छोटे शहर में लोगों में, खासकर महिलाओं में अपनी फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। सिवान की जेडीयू सांसद कविता सिंह ने क्षेत्र की समस्या को संसद में उठाया और सांसद ने सिवान ढाला ओवरब्रिज, सिवान स्टेशन और जीरादेव स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर लोकसभा में अपनी बात रखी। सांसद ने कहा कि सिसवन ढाला पर रोज जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिवान की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ। महोदय, कोविड महामारी के पूर्व निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान के जीरादेव स्टेशन, मैरवा स्टेशन और सिवान स्टेशन पर होता था, जो फिलहाल बंद है, उसे पुनः शुरू किया जाए। महोदय, मेरा आग्रह है कि उन ट्रेनों का ठहराव जीरादेव स्टेशन, मैरवा स्टेशन और सिवान स्टेशन पर कराया जाए। साथ ही महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल पूर्व रेल मंत्रालय द्वारा और बिहार सरकार के अनुमति से समपार 91 सिसवन सिवान ढाला पर आरओबी का निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन अभी तक रेलवे के अधिकारियों द्वारा और बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा लेटर खेल हो रहा है। इसको पत्र का जो है इसको बंद किया जाए और उसको पुनः टेंडर कराकर उसको बनवाने की कृपा की जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सिवान पहुंचे, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। दरअसल यहां से मनोज सिंह एमएलसी प्रत्याशी हैं और संजय जायसवाल ने चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। चुनाव है और मनोज जी पंचायती राज में रिकॉर्ड मतों से विधान पार्षद बनेंगे और यह चुनाव थोड़ा सा सिवान जिले को भी सोचने का चुनाव है।
कि जो व्यक्ति कभी 6 वर्षों में कभी दिखता नहीं हो, जिनका खुद एक लूट तंत्र का हिस्सा रहा हो, उस तरह के उम्मीदवारों के खिलाफ हमने अपने पूर्व जिलाध्यक्ष को उतारा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिवान के सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण जो उनके बीच में लगातार रहता हो, जो उनके सुख दुख में रहता हो, वैसे श्री मनोज कुमार सिंह जी को रिकॉर्ड बहुमत से जिताएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो चल रहा है, जिसमें बिहार पार्टनर स्टेट और यहां पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कई इन्वेस्टर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए बेहतर माहौल है और बिहार में 20,000 करोड़ का निवेश होगा। कई इन्वेस्टर्स ने बिहार में आईटी और दूसरे क्षेत्रों में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। आज 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश का प्लान बिहार को प्राप्त हुआ है और प्लान ही नहीं मिला है। 17 इथेनॉल की कंपनियां वहां लगने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार को मिलने जा रहा है। कई मेगा पार्क भी हम लोग वहां बिहार के अंदर बनाने जा रहे हैं। और अब एक अच्छी खबर, देश में 12 से 14 साल की आयु के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली खुराक प्राप्ति की है। मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आइए इस गति को जारी रखें। चलिए अब खबर के मायने क्या है वो समझिए। कोरोना के केस कम तो हो गए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। इसे समझने और इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। चीन में अचानक बड़े संक्रमण के नए मामले के कारण भारत में भी चिंता अब बढ़ गई है। 12 से 14 साल वाले बच्चों को खतरा ज्यादा है और इसी कारण टीकाकरण को गति दी जा रही है। 15 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और इस साल 14 मार्च से 12 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है। यानी कि 9 दिनों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दर में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पटना में जन सुनवाई के दौरान बिजली के दर को लेकर की बड़ी घोषणा की है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की बिजली दर ही 2022-23 में जारी रहेगी। बिजली कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग के सामने स्लैब के बदलाव का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों की मांग को खारिज कर जनता को राहत दे रही है। समझा देता हूं कि इस वर्ष कोई भी किसी भी कैटेगरी में कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं हुआ है। ये बिहार के जनता के लिए खुशखबरी है कि उनको कोई भी ज्यादा अधिभार देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी करंट चार्जेस चला रहा है वो अगले वर्ष में भी वही लागू रहेगा। बिहार सरकार पुलिस की सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सभी थानों को सुसज्जित किया जा रहा है और सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जहानाबाद जिले में पुलिस ओपी थाने और कायाकल्प किया गया। एसपी ने कल्पा थाना के नए भवन का उद्घाटन किया। एसपी के मुताबिक पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के सहयोग से जिले के सभी थानों को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है और आने वाले दिनों में बचे हुए थानों को भी बेहतर किया जाएगा। अभी ये जो है ओकरी का हम लोगों ने जो नया थाना भवन बना है उसमें हम लोग प्रवेश किए हैं। ओकरी के थाना भवन के बाद से फिर हम लोग जो है धरनई यूपी बना है बिल्डिंग, वो अभी संचालन शुरू हुआ है उसका। उसके बाद कल्पा का आज जो है बना है थाना भवन, उसमें आज से जो है शिफ्ट हो गए हैं सब लोग यहाँ से। अब ये कार्य शुरू होगा। अब जो है सिकरिया का भी निर्माण चल रहा है, उसके लिए भी पत्राचार किया गया है और बहुत जल्दी उसको भी अब संचालित
कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।